उसका आज 12वां दिन है। 12 दिन हो चुके हैं, नौजवान शहीद हो चुके हैं। 12वें दिन आज आईडी मिली और उसको डिस्ट्रॉय किया गया, लेकिन कामयाबी अभी भी नहीं मिली। क्या आतंकी पुंछ में हैं, और अगर हैं तो अभी तक वो हमारी फौज के हाथों में क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी तक उन्हें न्यूट्रलाइज क्यों नहीं किया जा सका? क्या वजूहात हैं? क्या घने जंगल हैं या कोई और परेशानी है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजौरी से डिफेंस के मामलों के जानकार सुमित भार्गव। सुमित जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर, थैंक यू। सबसे पहले सुमित जी, मुझे ये बताइएगा कि आज स्थिति क्या है? क्या 12वां दिन है आज एनकाउंटर का? देखिए, जो ये पूरा एक एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन शुरू किया गया था, दरअसल जिसकी शुरुआत पिछले हफ्ते के सोमवार को हुई थी, उसको 12 दिन हो गए हैं और ये ऑपरेशन आगे 2 पार्ट्स में बंट गया। जो शुरुआती गन फाइट हुआ था चमरेड़ में, उसको हुए 12 दिन हो गए हैं और तब से उस पूरे इलाका में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। और हालांकि वहां उस दिन के बाद कोई गन फाइट तो नहीं हुआ, लेकिन ये जो इनकाउंटर हम कहेंगे जो बाटा दूड़िया में शुरू हुआ था बीते हफ्ते के गुरुवार शाम को, वो आज 8वें रोज जारी है। और वहां पे आज तकरीबन 40 घंटों के बाद आज सुबह एक मरतबा फिर बड़ी जबरदस्त गोलाबारी हुई है। तो इस तरह के पूरे हालात बने हुए हैं। मुझे ये बताएं कि कामयाबी क्या मिली है हमें पिछले 12 दिन में? अभी तक हमें कामयाबी क्या क्या मिली है? अगर आप इस चीज को असल मानों में पूछेंगे तो कामयाबी कुछ भी नहीं है, अभी हम खाली हाथ ही चल रहे हैं। ठीक। क्योंकि असल कामयाबी होगी जब मिलिटेंट्स का किल होगा। ठीक। क्योंकि अगर हम सिक्योरिटी के उस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में देखें तो जो इनकाउंटर है ये दरअसल शुरू हुआ था बीते हफ्ते के सोमवार सुबह को, जब एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि चमरेड़ के जो जंगल हैं देरा की गली के ठीक पीछे, वहां कुछ मिलिटेंट मूवमेंट है। जब वहां एक पेट्रोल टीम जा रही थी, उस पर हमला हुआ जिसमें आर्मी के 5 जो आर्मी पर्सनल है वो मार्टिर हुए थे। उसके बाद उस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। उसी दिन शाम को जो राजौरी का बंगाई है वहां पे कांटेक्ट हुआ। उसके बाद उसके ठीक 2 दिन के बाद बाटा दूड़िया में जो मेंढर का इलाका है वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां कॉर्डन लगा, वहां पे इनकाउंटर हुआ जिसमें हमारे 4 और जो आर्मी पर्सनल थे वो मार्टिर हुए। तो कुल मिला के हमारे पास हमारे हाथ में 9 कैजुअलिटीज हैं, इंजरीज भी हैं, लेकिन हम खाली हाथ हैं क्योंकि जिन लोगों ने ये पूरी कैजुअलिटीज की हैं, आर्मी पेट्रोल्स पे अटैक किया, जिनके साथ कांटेक्ट होता रहा, उनके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो, अगर आप इसको एक और पहलू से देखें, कि एक तो हम अपनी कैजुअलिटीज के बदले में उनकी कोई भी कैजुअलिटी नहीं कर पाए हैं, जो हम इसलिए अभी तक कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि कोई भी मिलिटेंट किल हुआ होगा। दूसरी तरफ हम इतने खाली हाथ हैं कि हम इतना भी अच्छे से नहीं जानते, मतलब जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, कि ये मिलिटेंट्स का नंबर कितना होगा। तो कुल मिला के ये एक ऐसा ऑपरेशन चल रहा है जिसको एक और टर्मिनोलॉजी में डेड ऑपरेशन कहा जा सकता है, जिसमें अभी तक कोई भी सक्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं मिला है। लेकिन सुमित जी, डीआईजी विवेक गुप्ता ने ये कहा था कि हमको आतंकवादियों का नंबर मालूम है, अभी हम रिवील नहीं कर सकते हैं, सही समय आने पर रिवील किया जाएगा। तो ये सब क्या कहानी था? ये सब क्या किस्सा था? ये सब क्या हवाई फायरिंग थी? नहीं, देखिए, जो एक नंबर है वो अजम्पशन बेस्ड नंबर है कि हमारे पास कहीं पे लोगों ने, हालांकि उनका एक अपना नजरिया है कहने का कि कहीं से उनको इन्फॉर्मेशन रही होगी इंटेलिजेंस एजेंसीज को। बट अगर आप इस पर्टिकुलर इनकाउंटर की बात करेंगे, ये जो पर्टिकुलर इनकाउंटर चल रहा है, यहाँ कॉर्डन के अंदर मिलिटेंट्स हैं या नहीं है, इसमें हालांकि ज्यादा चांसेस हैं कि वो हैं, क्योंकि उनके साथ कांटेक्ट होता रहा और अब का कॉर्डन से एस्केप करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो कितने हैं, उनमें से कितने जिंदा हैं, कितने मर चुके हैं, कितने जख्मी हैं, ये सब अजम्पशंस पे चल रहा है। और अभी तक हमारे पास इसलिए एक नंबर निकल के सामने आ रहा है कि जो कुछ लोग डिटेन किए जा चुके हैं, जिनने बताया कि वो कुछ लॉजिस्टिक्स। कितने लोग डिटेन किए गए हैं अभी तक? देखिए, कुल मिलाकर अभी 8 से 10 लोग डिटेन हैं। अब वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट वो जानबूझ के प्रोवाइड कर रहे थे या कहीं पे कोई मजबूरी में लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था, वो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा एजेंसीज के लिए। शायद उनको ये चीज साफ हो चुकी होगी, हालांकि हमें इस पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी की गई, लेकिन हमारे मुताबिक अभी भी 8 से 10 लोग अंडर डिटेंशन है जिनसे पूछताछ चल रही है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज इस ऑपरेशन को 12 दिन हो चुके हैं, जो पूरा ये ऑपरेशन है और जो इनकाउंटर है जिसमें गोलाबारी हो रही है, जो बाटा दूड़िया में, जिसमें आज भी जबरदस्त वहां पे फायरिंग हुई, हैवी वेपनरी का भी। ये दोनों तरफ से फायरिंग हुई कि एक ही तरफ से?
देखिए पहले दिन जो 12 दिन पहले वो तो चमरेड़ में ही कांटेक्ट हुआ था, वहां पे फायर फाइट हुआ था और इसी दिन शाम को बंगाई टॉप पे हुआ था। उसके बाद उस इलाके में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसी जंगल का दूसरा जो इलाका है तकरीबन 12-15 किलोमीटर दूसरी तरफ पुंछ के इलाके में जो बाटा दूड़िया, यहाँ तो रोजाना ही फायरिंग होती रही। सिर्फ 40 घंटे तक, आज सुबह से 40 घंटे पहले तक वहां बीच में कोई फायरिंग नहीं हुई थी और काफी साइलेंस था, लेकिन आज सुबह वो साइलेंस खत्म हुआ और बड़ी जबरदस्त फायरिंग वहां पे हुई है। तो कुल मिला के एक लंबा ऑपरेशन। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, अगर आप राजौरी और पुंछ की हिस्ट्री को देखेंगे तो यहाँ ये माना जाता है कि राजौरी पुंछ की हिस्ट्री में सबसे जो लंबा खींचने वाला ऑपरेशन है वो ऑपरेशन सर्प विनाश था, जो हिलकाका में किया गया 2003-2004 था। में हुआ, जो हिलकाका में हुआ था। उस ऑपरेशन, हालांकि उसको अगर आप देखेंगे तो वो एक एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन से ज्यादा एक मिनी वार आप कह सकते हैं, क्योंकि हिलकाका में मिलिटेंट्स ने बकायदा अपने कंक्रीट हाइडोर्स बना रखे थे, उनके पास लॉजिस्टिक था बहुत बड़े लेवल का, ट्रेनिंग कैंप्स टाइप चल रहे थे, मिनी कैंप्स टाइप। तो उस तरह से वो एक लार्ज स्केल ऑपरेशन था और वो एक अलग चीज आ गई जिसको एक पूरा सर्प विनाश का नाम दे दिया गया था और पूरी इंडियन आर्मी उसमें इन्वॉल्व थी। ये वाले जो एंटी मिलिटेंसी स्मॉल स्केल एरिया स्पेसिफिक ऑपरेशंस हैं, अगर आप देखेंगे सबसे पहला ऑपरेशन बाटीदाड़ के जंगलों में हुआ था, शायद 2009 में हुआ है वो ऑपरेशन या 2010 में, जिसमें मेंढर का जो बाटीदाड़ का इलाका है वहां पे ये ऑपरेशन काफी लंबा चला था। उसके बाद एक ऑपरेशन 31 दिसंबर 2019 को खियाड़ी नौशहरा में शुरू हुआ था, जिसमें आर्मी की 2 कैजुअलिटीज हुई थी और वो ऑपरेशन भी 12-13 दिन चलता था। लेकिन अगर आप इन दोनों ऑपरेशंस को देखेंगे, जो बाटीदाड़ और फिर ये जो खियाड़ी वाला ऑपरेशन था, इसमें एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्चेज, कॉर्डन, ये सब चलते रहे लंबे अरसे तक, लेकिन फायर फाइट उतना नहीं खिंचा था जितना यहाँ खिंच रहा है। अगर आप इस बाटा दूड़िया वाले इनकाउंटर को देखेंगे तो आज पिछले 8 दिनों से एक दिन को छोड़कर लगातार वहां गोलाबारी होती है। अब ऑफिशियली तो इस बात की जानकारी हमें ऑफिशियल तौर पे नहीं दी जा रही कि क्या वहां मिलिटेंट्स के साथ भी रेगुलर कांटेक्ट हो रहा है या स्पेकुलेटिव फायरिंग है, बट फायर फाइट वहां पे रोज हो रहा है और जिस तरह की हैवी वेपनरी इस्तेमाल होती है, ये साफ बताता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास सॉलिड एविडेंस है कि मिलिटेंट्स वहां अंदर हैं। सुमित जी, मुझे ये बताइएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी पूछा था कि आपकी पत्रकारिता का भी अब एक लंबा चौड़ा अनुभव है। इस अनुभव में मुझे ये बताइए कि हिलकाका का जो एनकाउंटर था उसके बाद का सबसे बड़ा एनकाउंटर हम इसे कह सकते हैं जो पुंछ में चल रहा है। देखिए अगर आप बाटीदार के और खियाड़ी के, हालांकि खियाड़ी वाला इनकाउंटर तो इससे काफी कम था, बाटीदार वाला इनकाउंटर तकरीबन इतना खींचा था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वहां पे इतने लंबे वक्त तक फायर फाइट होता रहा। जो फायर फाइट है, गन फायर है, वेपनरी का इस्तेमाल है, गोलाबारी है, गोलियों की आवाजें, एक्सप्लोजन्स हैं, ये सब इसी इनकाउंटर में सबसे ज्यादा खींच रहे हैं। और उसमें भी एक बड़ी जरूरी बात मैं आपको बताता चलूं, जो मेन कंसर्न है इनकाउंटर होना, ये इतना बड़ा कंसर्न नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इनकाउंटर जहाँ पे एलओसी से सटा हुआ इलाका, इन्फिल्ट्रेशन होती है, इनकाउंटर हो रहे हैं। बट जो हमारी कुछ दिन पहले भी एक डिस्कशन हुई थी, उसमें भी मैंने आपको साफ बताया था कि मिलिटेंसी रिवाइवल एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है राजौरी पुंछ में। आज भी कुछ लीडिंग न्यूज़पेपर्स में एक न्यूज़ भी थी जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक शक है, जो क्योंकि हमारे भी कुछ सोर्सेज ने हमें बताया कि कुछ ऐसे मिलिटेंट्स जो काफी अरसा पहले राजौरी पुंछ के एरियाज में ऑपरेट करके गए हैं, अब पॉसिबली वो एक्सफिल्ट्रेट कर गए या इनएक्टिव थे, जो भी आप कहेंगे, शक ये है कि शायद उनमें से कुछ चेहरे या तो वापस लौटे हैं या वापस लौटने की तैयारी में है, या अब वो बॉर्डर के उस तरफ बैठ के डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं मिलिटेंट मूवमेंट्स को राजौरी पुंछ के अंदर। ये वो चेहरे हैं जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए उस वक्त एक बड़ा चैलेंज रहे हैं, जब सिक्योरिटी एजेंसीज 2000, 2005, 2006, 2008 तक राजौरी पुंछ के अंदर पीक मिलिटेंसी से डील कर रही थी। ये कुछ बड़े चेहरे थे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज रहे और उसके बाद ये अचानक पिक्चर से गायब हो जाते हैं। अब इंटेलिजेंस एजेंसीज को अचानक से कुछ ऐसे सुराग मिले हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज को ऐसे कुछ शक है कि इनमें से कुछ चेहरों को या तो वापस भेजा गया है या भेजे जाने की तैयारी है, या उनको डायरेक्ट रोल प्ले उनका अब रह रहा है कि वो डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं मिलिटेंसी को। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उससे भी बड़ी बात जो पुलिस का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रहा है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल राजौरी पुंछ रेंज के ऑफिस से, कि पिछले 2 से 3 महीनों से राजौरी पुंछ के अंदर कुछ मिलिटेंट ग्रुप या ग्रुप्स हैं जिनकी तलाश चल रही थी। अगर मिलिटेंट ग्रुप या ग्रुप्स यहाँ पे हैं जिनकी तलाश चल रही थी, वो साफ बताता है कि एक ऐसा इलाका जिसको ट्रांजिट रूट के तौर पे देखा जाता था, जहां मिलिटेंट रुकता नहीं था, वहां अगर मिलिटेंट महीनों बता रहे हैं तो वो यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है।
सुमित जी, क्या मानकर चलें कि गंभीर और चिंताजनक है? और साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये कि राजौरी और पुंछ में एक और चीज़ जो परेशान करने वाली है वो ये है कि रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, जो धार्मिक तौर पर लोगों के अंदर जिस तरह का मटेरियल पहुंच रहा है, जिस तरह की वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं, जो सब कुछ वहां पर हो रहा है, क्या आप ये मानेंगे कि ये खतरे की घंटी है और सरकार को इंटरवेंशन इसी समय करना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए? देखिए, बिल्कुल, अगर आप इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर झांकेंगे तो इस वक्त उनके अंदर एक खलबली का माहौल पैदा हुआ है, और उसकी वजह यह है कि राजौरी पुंछ एक ऐसा इलाका है जहां पिछले तकरीबन 10 से 12 साल मिलिटेंसी का जो ग्राफ है वो हम जीरो तो नहीं कहेंगे बट इक्वल टू जीरो जरूर था। और अगर आप गौर से पूरे एनालिसिस करेंगे इस पूरी सिचुएशन का, लाइन ऑफ कंट्रोल से इन्फिल्ट्रेशन होती रही, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल से जब भी इन्फिल्ट्रेशन होती थी तो यही माना जाता था कि मिलिटेंट जल्दी से जल्दी यहाँ से भागने की फिराक में वो रहता, राजौरी पुंछ में रहते नहीं थे क्योंकि लोगों का समर्थन उनको नहीं मिलता था। जो डेस्टिनेशन रहता था वो रहता था कश्मीर वैली के पार्ट्स। बट अगर अब मिलिटेंट यहाँ पे महीनों बिताना शुरू कर चुके हैं, और अगर आप देखेंगे पिछले 3 महीनों 8 से 9 इनकाउंटर राजौरी पुंछ की सरजमी पे हुए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे और हिंटरलैंड में। ये साफ बताता है कि यहाँ मिलिटेंट्स का नंबर भी बढ़ा है और उनका जो टाइम पीरियड है यहाँ पे सर्वाइव करने का, ये यहाँ पे एक्टिव रहने का, वो बढ़ रहा है। तो ये दोनों चीजें साफ इशारा करती हैं कि यहाँ पे मिलिटेंसी बढ़ रही है। अब वो बढ़ने में कामयाब होगी या नहीं होगी वो यकीनन एक पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी रहेगा, या हम कहेंगे कि वो वक्त बताएगा। लेकिन उससे बड़ी बात ये कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अभी अगर आप एक और चीज को बड़े गौर से देखें तो पिछले तकरीबन 8 महीनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है, वहां पे कोई भी फायरिंग नहीं हो रही। अगर फायरिंग नहीं हो रही तो वो एक ही चीज की तरफ इशारा करता है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यहाँ अमन लौट रहा है। लेकिन अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग नहीं हो रही, सीज फायर अमल लौट रहा है, और ठीक उसके अंदर हिंटरलैंड में मिलिटेंसी का ग्राफ बढ़ रहा है, तो आप किसी भी लिहाज से लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर को कामयाब नहीं मानेंगे। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर जिस मकसद के लिए किया गया वो जरूर कामयाब हो सकता है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर की वजह से हिंटरलैंड के हालात बिगड़ना शुरू हो गए हैं। अब इसका कोई आपस में रिलेशन है या नहीं, ये इंटेलिजेंस एजेंसी या जो हमारी सिक्योरिटी फोर्स है गवर्नमेंट बता सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोइंसिडेंसी आप इसको मान के चलें। लेकिन एक ऐसे वक्त में यह मिलिटेंसी बढ़ना शुरू हुई है जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे हालात ठीक हो रहे हैं, तो आप किसी भी एतबार से इसको पॉजिटिव में नहीं ले सकते। दूसरी चीज जो आपने बताई, गवर्नमेंट को फिलहाल एक अर्जेंट नीड है, क्योंकि ये माना जाता है कि किसी भी बुराई को अगर जब वो जड़ से बढ़ना शुरू हो जाए तभी अगर उसको रोक दिया जाए तो वो सबसे कामयाब तरीन वक्त रहता है। अगर राजौरी पुंछ में इंटेलिजेंस एजेंसीज को ऐसा इंडिकेशन मिलना शुरू हो चुका है कि यहाँ पे मिलिटेंट जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ रही हैं, रिवाइवल हो सकता है या होने जा रहा है, तो यहाँ पे एक प्रोलॉन्ग स्ट्रेटेजी लेके आनी होगी काउंटर इंसर्जेंसी के फ्रंट पे। और अगर मैं आपको कुछ महीने और पीछे लेके चलूं तो जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स नाम करके एक मिलिटेंट आउटफिट अचानक से वजूद में आया था, और कुछ महीनों में ही उसकी लार्ज स्केल जो टेरर प्लॉट्स थे वो सबके सामने आए। महेंद्र में उन्होंने बड़े पैमाने पर मिलिटेंट एक्टिविटीज करने की जो है वो मंसूबे तैयार किए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ वहां इस आउटफिट से जुड़े हुए लोगों को हिरासत में लिया, उनसे ग्रेनेड मिले और उनका स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह का था कि ग्रेनेड किसी ऐसी जगह पे अटैक किया जाए, खासकर रिलीजियस प्लेसेस पे, जहां ना सिर्फ ह्यूमन लॉस हो बल्कि जो कम्युनल वायलेंस है वो भी बढ़े, और उसकी वजह से पूरा जो सोशल एक सर्कल चल रहा है, एक सोशल सिचुएशन है, ये पूरी बिगड़ जाए। तो इस तरह से राजौरी पुंछ के अंदर इसी वक्त में नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐसी कोशिशें चल रही हैं कि यहाँ के हालात बिगड़े। अब वो बिगड़ किस हद तक रहे हैं, या उनको बिगड़ने से क्या रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा, किस हद तक रोका जाएगा, ये सब जो है ये जो कंसर्न्ड क्वार्टर्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, इन सब के ये इनका मैंडेट रहेगा। लेकिन यकीनन ये एक बहुत ज्यादा तशवीशकुन बात है। बिल्कुल आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या मान के चलें सुमित जी कि पुंछ और राजौरी में जो लोकल सपोर्ट पहले आतंकवादियों को नहीं मिला करता था वो लोकल सपोर्ट अब मिलना शुरू हो गया है, क्या इसके कोई पुख्ता सबूत हमें मिल रहे हैं वहां पर? देखिए जुनैद साहब, राजौरी पुंछ की 2-3 डायनामिक्स रहे हैं। एक तो यहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट की, जैसे पुलिस की तरफ से ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि यहाँ इक्का दुक्का कोई कर देते हो, अदरवाइज यहाँ के लोग मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है।
लेकिन उसके बावजूद अगर मिलिटेंट यहाँ पे सरवाइव कर रहा है या किया है, तो कहीं ना कहीं उसको लॉजिस्टिक्स तो मिले हैं। बिल्कुल। लॉजिस्टिक सपोर्ट, जो उसकी बेसिक फैसिलिटीज हैं, एमिनिटीज हैं, ड्राई राशन हो गया, ये उसको कहीं ना कहीं से मिला है। लेकिन उसके पीछे हमें अगर गौर से झांकेंगे तो दो किस्म की सिचुएशन एक आम आदमी के लिए रहती हैं। कुछ लोग जो यकीनन कुछ परसेंटेज में होंगे और 1% से भी कम होंगे, वो पॉइंट लेवल परसेंटेज होगी, जो लोग शायद जानबूझकर लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते होंगे अपने किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए। लेकिन अगर आप दूसरे डायनेमिक को देखें तो बड़े लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरन किसी तरह के लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर किसी के घर में अचानक कोई एंट्री करेगा, एक गनमैन आके और बोलेगा मुझे खाना दे दिया जाए, और उस गनमैन को खाना देना उस फैमिली की मजबूरी बन जाती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने खाना यहाँ देने से मना कर दिया तो इनके लिए घर पे अटैक करना है या किलिंग कर देना कोई इनको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो इस सिचुएशन में गरीब आदमी जो पहाड़ पे रहता है उसे वो मजबूरन जो है वो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर देता है। हालांकि बाद में वो निर्धार पे आ जाता है कि इसने लॉजिस्टिक प्रोवाइड किए। ये दो तरह के अलग अलग डायनेमिक्स हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। और यहाँ सबसे जरूरी चीज ये है कि जो काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स हैं फोर्सेस के, वो बड़े कैलकुलेटेड वे में चलने चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते करते हम लोगों का जो एक अपना कंफर्ट जोन है उसको डैमेज करना शुरू कर दे। क्योंकि ये एक रियलिटी रही है रजौरी-पुंछ के अंदर कि यहाँ नियर टू ऑल पॉपुलेशन जो है वो मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करती रही। अगर कुछ करते हैं तो उनको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके उन पे एज पर लॉ जो भी कार्रवाई बनती है वो एजेंसीज करें, फोर्सेस करें। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंडर में इनकाउंटर चल रहा है, इससे रजौरी-पुंछ के अंदर खौफ का माहौल है। और लोग आपस में जो बात करते हैं वो ये कतई नहीं चाहते कि वो माहौल यहाँ वापस लौट आए। जब यहाँ 2000-2005 में लोग 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, इतना कि घर से बाहर वो नजदीकी वॉशरूम तक भी नहीं जा पाते थे, लाइफ पूरी बंद कमरे में चली जाती थी, इस तरह के हालात लोग कतई नहीं चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो सुमित भार्गव आपने साफ तौर पर सुन लिया है कि प्रशासन को कमर कसनी है, प्रशासन को ये बात समझनी है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के नापाक मंसूबे जो है उनको अंजाम देने के लिए पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। और उसी का नतीजा है, जैसे आपने सुमित से भी सुना कि कुछ वो आतंकी जो जम्मू कश्मीर से वापस चलेगा अचानक गायब हो गए थे, उनके बारे में भी इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि शायद वो वापस लौट आए हैं। रजौरी-पुंछ टारगेट पर क्यों है? इसी तरह की खबरें जो हैं वो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ से भी आ रही हैं। और हम लगातार ये कह रहे हैं कि डी रेडिकलाइजेशन के लिए जो सोशल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, उस सोशल इंटरवेंशन करने में ऐसा लगता है कि सरकार बहुत वक्त ले रही है। सरकार के लिए जहां प्रायोरिटी कश्मीर घाटी होनी चाहिए, वहीं पर सरकार को जम्मू संभाग को भी प्रायोरिटाइज करना होगा। समझना होगा यहाँ की सोशल नीड्स को, समझना होगा यहाँ की सोशल कंपोजिशन को, समझना होगा यहाँ की सिक्योरिटी नीड्स को, और इंश्योर करना होगा कि जो देशभक्त लोग इस जम्मू संभाग में हैं उन्हें परेशान किए बगैर वो लोग जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। समझना यह भी होगा कि कहीं जैसे सुमित ने कहा कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करते वक्त हम कुछ ऐसे लोगों को नाराज ना कर दें जिनका आतंकवाद से, आतंकवादियों से किसी किस्म का कोई लेना देना ना हो। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा जहां तक लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने का ताल्लुक, उसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनकी तादाद बिल्कुल थोड़े से नंबर में है, लेकिन वो लोग जो पैसा लेकर लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बड़ी तादाद उन लोगों की है जिन लोगों के घरों में आतंकवादी घुस आते हैं, उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता उनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने के अलावा। लेकिन बड़ी बात ये कि आज 12 दिन हो चुके हैं, एक तरफ से 8 दिन हो चुके हैं, लगातार पुंछ में और मेंढर के इलाके में एनकाउंटर जारी है। रुक रुक कर फायरिंग होती है और आज आईडी मिले हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया है। आईडीज के डिस्ट्रॉय करने के बाद इसका मतलब फौज को कामयाबी तो मिल रही है, लेकिन वो कामयाबी जिसमें तमाम आतंकियों को सफाया कर दिया जाए और इस बाटा दूरिया के इलाके को, मेंढर और पुंछ के इलाके को आतंकियों से साफ किया जाए, वो अभी तक संभव नहीं हो पाया है। अगर पुलिस को यह जानकारी थी कि 2 महीने पहले आतंकी वहां घूम रहे थे तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बाटा दूरिया के इलाके को या पुंछ या मेंढर के इन इलाकों को आखिरकार खाली आतंकियों के लिए क्यों छोड़ा गया और आतंकियों को कैसे मौका दिया गया कि वो इन घने जंगलों के अंदर जाकर अपनी हाइडआउट्स बना सके? ये सारे वो सवाल हैं जिन पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। गृह मंत्री जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, गृह मंत्री भी ये सारे सवाल सिक्योरिटी एजेंसी से भी पूछेंगे, आर्मी से भी पूछेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी पूछेंगे
और इंटेलिजेंस एजेंसी से भी ये सवाल पूछे जाएंगे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का क्या हुआ, आपकी टेक्निकल इंटेलिजेंस का क्या हुआ। ये सारे सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों के जवाबों के बाद ही ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो आतंक का नया नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, इस नए नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम जो है शुरू हो जाएगा।